हौसला रख वो मंजर भी आएगा, तू हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ मंजिल के ए मुसाफिर, तू थक कर न बैठ मंजिल के ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप सबके सामने एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने जा रही हूँ अबाउट हाउ कैन यू गेट इनटू एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफ मेडिकल साइंस इन इंडिया, बी इट एनी कोर्स लाइक MBBS, BDS, BAMS, BHMS और वेटनरी साइंस। इन सब में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इन्हें कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो इन सारे कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज नीट, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई आप अगर कर लेते हैं तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एग्जाम साल में एक बार होता है और इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई किए सो यू कैन टेक एडमिशन इनटू दिस कोर्सेज। सो मेनली आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन MBBS एंड BDS एंड बाकी कोर्सेज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नाउ कमिंग ऑन टू कि इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एंड क्लास 12th के बोर्ड में आपको मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 50% स्कोर करना पड़ता है विद दिस एज योर मेन सब्जेक्ट्स। तो अगर आपका 50% मिनिमम है इसमें 12th बोर्ड में, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में एंटर करने के लिए और इसमें अपीयर होने के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू द एज लिमिट, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट जो कि इसमें अपीयर करने वाला है उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर्स। जिस भी ईयर में वो इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा उस समय उसकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट जो है वो पहले थी बट उसको अब हटा दिया गया है, सो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। नाउ इस एग्ज़ाम को कौन कौन अटेम्प्ट कर सकता है, तो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है कोई भी क्लास 12th का स्टूडेंट जो कि अभी रिसेंट में एग्ज़ाम दिया है बोर्ड्स का एंड अभी उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, फिर भी वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। एंड उसके बाद जो बच्चे होते हैं जो कि ड्रॉप लेकर रखते हैं 1 साल का, 2 साल का, तो वो बच्चे भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू कि आप अगर ड्रॉप लेकर रखे हैं तो उसके कारण क्या इसमें आपके एग्जाम में इम्पैक्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके ड्रॉप ईयर के कारण में इसमें कोई इम्पैक्ट आने वाला है या फिर कि ऐसा होगा कि आप इसमें नहीं एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाउ कमिंग ऑन टू कि आपके नेशनैलिटी के ऊपर में कैसे आप इसमें एलिजिबल हैं। तो नेशनैलिटी की बात करी जाए तो इंडियन नेशनल्स इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं जो कि इंडियन ही हैं एंड यहीं रहते हैं। देन नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो कि NRI हैं, जो कि इंडियंस हैं बट दे आर स्टेइंग अब्रॉड। एंड देन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। देन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भी दे सकते हैं। एंड फॉरेन नेशनल्स, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नाउ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि जो ओपन स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या फिर वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड खुशी की बात ये है कि हाँ बिल्कुल ओपन स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं दैट आर NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसको एग्ज़ाम को देने में एलिजिबल हैं। बस उनके साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि दे विल नॉट बी एबल टू परस्यू MBBS अब्रॉड, तो ये एक उनके साथ में डिसएडवांटेज है। बाकी दे कैन अपीयर एंड दे कैन ऑल्सो परस्यू MBBS इन इंडिया। सो नाउ कमिंग ऑन टू द कोटा, किस किस कोटा में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट है। ऑल इंडिया कोटा में इंडिया के कोई भी कॉलेज में, इंडिया के कोई भी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, जो भी कॉलेजेस हैं जो कि ये कोर्सेज देते हैं,
उनमें कोई भी स्टूडेंट जो कि इंडिया के कोई भी कोने में रहता है वो जाकर के उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है उस कोटे के अंडर में। एंड देन सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट कोटा। ये सीट्स जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स को रिजर्व करती है उन बच्चों के लिए जो कि उस स्टेट के ही रेसिडेंट्स हैं, तो ये उनके लिए होती है। देन थर्ड है जो कि है कि स्टेट मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा, जो कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और या डीम्ड कॉलेजेस में होते हैं। तो फोर्थ है हमारा सेंट्रल पूल कोटा। तो सेंट्रल पूल कोटा में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर वो स्टूडेंट जो है वो उन्हें फुलफिल कर रहा होता है तो वो सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है। सो सम फैक्ट्स अबाउट नीट एग्ज़ाम कि इसे कौन कंडक्ट करता है। तो NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है हर साल। एंड नंबर ऑफ एग्जाम सिटीज इन इंडिया राइट नाउ दे आर 202 एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो कि नीट में अपीयर होने वाले रहते हैं वो अभी लेटेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो दैट आर 13,66,945 एप्लीकेंट्स। नाउ आफ्टर नीट एग्ज़ाम क्या, आप सोच रहे होंगे कि आफ्टर नीट एग्ज़ाम अब नीट का रिजल्ट जब आएगा तो आप उसके बेसिस पे एडमिशन कैसे लेंगे। तो ये तो है कि आप कैसे एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या थी। एंड आफ्टर नीट रिजल्ट के बाद कौन सी ऐसी क्राइटेरियाज हैं जिसे आप फुलफिल करेंगे तो एग्ज़ाम के बाद में आप एडमिशन ले पाएंगे उन कोर्सेज में। तो इसके लिए ये होता है कि आपके जो स्कोर आएगा, आपका परसेंटाइल आता है, आपका स्कोर आता है, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो कि हो सकता है जनरल हो सकता है, OBC हो सकता है, SC ST हो सकता है, या फिर EWS है जनरल का, देन PWD, इन सब में आप अपना कट ऑफ स्कोर है, अगर उसके ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। एंड देन जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि हम इस रेंज के स्टूडेंट्स को, इस स्कोर वाले बच्चों को एडमिशन देंगे। तो उसके लिए आपको उनकी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। एंड इफ़ यू आर फुलफिलिंग दोज क्राइटेरियाज यू कैन टेक एडमिशन इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी। एंड अगर आपने पसंद की है तो फिर डू लाइक and do subscribe and press the bell icon to get the latest updates of my videos। and हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं एंड सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। एंड you can post your queries too there। So thank you and take care।